हाँ जी, एक रिएक्शन किसी ने डाउट पूछी, वो काम की रिएक्शन है, एनसीईआरटी में नहीं दी है। देखो, अगर कोई एल्काइल हैलाइड है और उसमें जिंक और कॉपर को मिला के बोलते हैं जिंक कॉपर कपल, ऐसे बोल देते हैं। काम तो प्रैक्टिकली जिंक ही करता है, बट फॉर सम प्रैक्टिकल रीजन दोनों साथ में होते हैं। कॉपर के ऊपर जिंक होता है, जिंक कॉपर कपल, और साथ में इथाइल अल्कोहल, तो RH बन जाता है, एल्केन बन जाता है। तो ये तरीका एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन काम का तरीका है। फिर राउंड में आया था तो वापस सब लोग देखते हैं। तो ये कैसे बनता है, रिएक्शन तो होती है, कैसे हो रही है वो समझना है। जिंक क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब वो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, तो क्या बन जाएगा R माइनस एंड X माइनस। X आने से मेरी कोई रुचि नहीं। फिर आपने इसकी रिएक्शन किससे कराई, C2H5O, और ये H अलग बनाया। ये बेसिकली ऐसा है, CH3 CH2 और ये OH। ये वाला जो H है, इस पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि वो ऑक्सीजन से जुड़ा है। इन 2 हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इन 3 हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इस वाले एक पे अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जाके इसको लूट लेता है। अगर वो इसे लूट लेगा तो क्या बन जाएगा RH, और साथ में क्या बना C2H5O माइनस। अब आप ही देखो, R माइनस ने बनाया C2H5O माइनस, C पे माइनस अच्छा, ये O पे माइनस अच्छा, O पे माइनस अच्छा। तो ये काम किसी एंगल से गलत नहीं है। जिंक आया, जिंक के इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन जाके वहां भिड़ गए, ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, फिर क्या बना R माइनस और X माइनस। R माइनस से एक प्लस ले लिया तो RH बन गया, जो मुझे बनाना भी था। साथ में ये बना, बोले ये कैसे बन गया, तो आप ही देखो ना, R पे माइनस अच्छा नहीं है, तो अगर उससे एक प्लस छीन लिया और हमने माइनस चार्ज O के गले डाल दिया तो क्या गलत है। कार्बन से तो नेगेटिव समझ नहीं रहा, उससे हमने नेगेटिव चार्ज O के गले डाल दिया, बोले ठीक है मैं संभाल लूंगा, तेल से तो अच्छा संभाल लूंगा, तो चलता है काम। हाँ या ना, समझ में आई रिएक्शन, लिख लो और याद रखो। ठीक है, चलो बैक टू प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन जब हो जाएगा, एल्कीन के बाद एल्काइन में और कम टाइम लगता है, उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें थोड़ा वापस टाइम लगता है। तो आपके पास जो भी हाइड्रोकार्बन के कोई भी असाइनमेंट हम तो देंगे ही, फिर उसके बाद आप कोई भी कर लीजिए और डाउट को अलग से पूछ लीजिए। कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो सबको बता देंगे, नहीं तो आपको तो आपके डाउट बता ही देंगे। ठीक है, अब हमारे हाइड्रोकार्बन ठीक ठाक हो गया है और जल्दी इसको खत्म करा के फिर हम प्रैक्टिस वाले पार्ट में जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। बट हाइड्रोकार्बन एक बार थोड़ा अच्छा खासा करने के बाद ही फिर प्रैक्टिस के लिए चीज़ बनती है। लो भाई, एल्कीन्स को बनाने का एनसीईआरटी का आखिरी तरीका, और वो है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ये 12th की एनसीईआरटी में अल्कोहल चैप्टर में दे रखा है, यहाँ पे एल्कीन में दे दिया, वहाँ अल्कोहल में दे दिया। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स।
अगर आपके पास कोई अल्कोहल है और आप उसमें कौन के H2SO4 डाइल्यूट नहीं, और टेम्परेचर शुड बी मोर देन 443 केल्विन। ये 12th की एनसीईआरटी में लिखा है, 11th में पता नहीं क्यों भूल गए। तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बना है, जबकि टेम्परेचर यहाँ रखना है 443 केल्विन या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। ठीक है, इसको अगर ऐसे ही बिल्कुल ऐसे डायग्राम बना के अगर बताना पड़े तो मैं ऐसे गोला करके ऐसे बना दूंगा कि देखो पानी चला गया और यहाँ पे बाई बॉन्ड आ जाएगा, और पानी की जाने को क्या बोलते हैं अपन? डिहाइड्रेशन। तो अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है कब? जब कौन के H2SO4 डालते हैं और टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, कितना? 443 केल्विन या उससे ज़्यादा। तो क्या होता है? पानी निकल जाता है, क्या बनता है? एल्कीन। ठीक, मैकेनिज्म ये पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी ने 11th में नहीं दिया, 12th में दिया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, लिखो ये। ठीक है, ये दे दिया। अब मेन तो कौन के H2SO4 ही यूज किया जाता है, और कौन के H2SO4 के बारे में आप आगे भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे कि कौन के H2SO4 एक ऑलराउंडर केमिकल है, बहुत सारे काम करता है। जैसे क्या क्या काम करता है कौन के H2SO4? एक काम आप देख रहे हैं, डिहाइड्रेशन करता है, पानी निकाल लेता है। आपके स्किन के कांटेक्ट में अगर कौन के H2SO4 आए तो उससे जो घाव होते हैं वो घाव बहुत धीरे धीरे सही होते हैं, क्योंकि उसमें से उनका जो टिश्यूज है उनका सारा पानी ये सोख लेते हैं, और जैसे पानी कंटेंट कम होता है तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है। यस, पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा? ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो आएगा, पढ़ेंगे। सुनना, कौन के H2SO4 के बारे में क्या क्या जानते हो आप, क्या क्या काम करता है ये? एक तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लिखो। कौन के H2SO4 इज अ वेरी वर्सटाइल केमिकल, ये पी ब्लॉक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी। कौन के H2SO4 इज अ वेरी वर्सटाइल केमिकल, बहुत सारे अलग अलग काम करने इसको आते हैं। बोले क्या? जैसे तो पहला काम है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूं? 12वीं के एनसीईआरटी में कभी था, एनसीईआरटी चेंज कर दिया, हटा दिया इन्होंने। नहीं, ये पी ब्लॉक में दिया हुआ है आज। ये क्या है? सुक्रोज है, शक्कर एक तरह से, दूसरा डाइसेक्रेट भी हो सकता है, बट जनरली लोग इसे सुक्रोज ही बुलाते हैं। इसमें यदि आप कौन के H2SO4 डाल दें तो आपको सिर्फ कार्बन मिलेगा, पानी सारा ले गए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बो छोड़ा हाइड्रेट, डिहाइड्रेट करा दिया होगा। यस और नो? राइट? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कौन के H2SO4 बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जैसे ये रिएक्शन देख लो। अब और क्या काम कर सकता है? इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन के H2SO4 दूसरों को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और क्या कर सकता है? एसिड तो ही बहुत अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड।
बहुत अच्छा एसिड तो है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब चौथा पॉइंट समय आएगा तो समझ में आएगा, अभी लिख देंगे कि इसकी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज है उसमें से एक ही है कि उड़ता कम है। उड़ता मतलब वोलेटाइल, इट इज वेरी लेस वोलेटाइल कैरेक्टर। बोले तो ये बात जब आएगी तब समझा देंगे कि ये उड़ता कम है तो इससे क्या होता है। ठीक, नाउ बैक टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप किसी अल्कोहल में कॉम्प्लेक्स शब्द को डाल दे, गर्म कर दे, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है और एल्कीन बन जाता है। अब 11वीं के एनसीईआरटी में तो जो डिहाइड्रेशन के लिए जो रिएजेंट यूज करा कॉम्प्लेक्स शब्द हो रही है, बट 12वीं के एनसीईआरटी में देखें तो कुछ और चीजें भी उन्होंने सरकार दी कि H3 लिखना नहीं है, H3PO4 भी ऐसा ही काम करता है, एल्यूमिना Al2O3 भी यही काम करता है, जिंक क्लोराइड ZnCl2 भी यही काम करता है, राइट। बट थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। पहले अपन कॉम्प्लेक्स सवाल अच्छे समझ लेते हैं, बाद में इनको लिख लेंगे, उनमें वैसे भी कोई अच्छे सवाल नहीं बनते। जो भी अच्छे सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, वो कॉम्प्लेक्स वाले ही होंगे, तो उसको पढ़ लो पहले ढंग से। अच्छा, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें पानी ऐसे कैसे निकल गया, तो देखिए समझाते हैं इसको। मैं एक जनरल एक अल्कोहल लेके इसके मैकेनिज्म को समझा रहा हूं। और भी एच हो सकता है, ये नहीं कि एक ही है, यहाँ भी एच हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ जरा, पानी टूट के देता है H+ और OH-, बहुत थोड़ा सा। कोई अल्कोहल ले लिया, जैसे इथाइल अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल, वो टूट के देता है H+ एंड ETO-। क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि उस OH- और ETO- में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? मनोज क्या हो गया था? आई नहीं, कुछ मैं बीमार थी और मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई, वो 12 दिन होते हैं ना। और इस किसकी डेथ हो गई ऐसे? नहीं, मतलब कजिन दादी साहब। अगर दादा साहब, हाँ बताओ, OH- ज्यादा ठीक लगता है या RO- ETO- ज्यादा ठीक लगता है, ज्यादा स्टेबल लगता है? है याद है? सोचो। हर्षवर्धन, OH-। मैंने सिखाया था स्टेबिलिटी ऑफ एन एनायन डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा साइज, तीसरा आई इफेक्ट, चौथा रेजोनेंस। यहाँ पे 400 ऊपर ही है, तो O की साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी है। ये साथ में एल्काइल ग्रुप है जिसका हमेशा एक काम तो फिक्स है कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, अगर को चाहिए नहीं चाहिए देगा। पहले ही महीने से तुम और दिए जा रहे हो तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा, हाँ या ना। तो मैं कहता हूँ कि इन दोनों में ये लेस स्टेबल है, ये बात आप समझते हो, मानते हो? अच्छा, अगर ये लेस स्टेबल है तो फिर इन दोनों की अगर तुलना करें, इनकी एसिडिटी की तुलना करें, तो इनमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, बता दो सही सही। इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है? पानी। कि ये तो कम चुनती मुश्किल से बनेगा, ये फिर भी थोड़ा ज्यादा बन जाएगा, ये ज्यादा बनेगा, साथ H+ भी ज्यादा बन जाएगा। ये सुन लो, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि वाटर या अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। क्या ये कह सकता हूं मैं, आया ना, कि आप तो पानी से भी कमजोर एसिड हो, और पानी को तो अपन न्यूट्रल भी मानते हैं। तो अगर आप न्यूट्रल से भी कम एसिडिक हो तो वास्तव में तो आप बेस हो। तो मैं लिख देता हूं कि अल्कोहल्स आर बेसिस या अल्कोहल्स आर बेसिक इन नेचर, हाँ या ना? ठीक है। अब आपने इसमें डाल रखा है H2SO4 नहीं, कौन H2SO4? कब नहीं, खूब सारा H2SO4, और H2SO4 बहुत सारे काम कर सकता है, जिनमें से एक काम है कि वो एक बहुत बढ़िया एसिड है। तो यहाँ पर H+ की कोई कमी तो नहीं, चारों तरफ H+ घूम रहा है, ये सुनो। तो
तो आप है बेसिक और माहौल है भयंकर एसिडिक, तो भाई बेस तो H+ ले सकता है। और अगर वहाँ एसिडिक माहौल है, वहाँ H+ छुट्टा घूम रहा है, तो ले ना किसका इंतजार हो रहा है। तो ये बेसिक है और ये H+ ले लेगा, और जब H+ ले लेगा तो बन जाएगा ये केटायन। आपने H+ लिया भाई, आप तो बेसिक है, तो बेस H+ लेता है कि नहीं लेता? एसिड लेता है H+, बेस लेता है H+। यस और नो, राइट। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये कैसे कर दिया हो तो बेझिझक बोलो, 12वीं के एनसीईआरटी में दिया, हम यही समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं इसी कि ठीक है, हम पानी से भी गए भी थे एसिड, हम बेस है, और H2SO को बहुत बढ़िया एसिड है, वो H+ देगा, हम ले लेंगे, ले लिया, ये बन गया। अब इसे बोले क्या? इसे लोग बोल देते हैं, किताबें लिख देती है, ऐसा हाई-फाई नाम लिख देते हैं कि ये क्या है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। भैया अल्कोहल तो तुम थे ही, तुमने H+ ले लिया, H+ क्या होता है? प्रोटॉन। H+ क्या होता है? प्रोटॉन। तो अगर तुमने प्रोटॉन ले लिया तो तुम क्या हो गए? प्रोटोनेटेड हो गए। तो अल्कोहल ने लिया प्रोटॉन, तो क्या हो गया? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हाँ ठीक, बात समझ में आती। हमें एल्कीन बनाना है, चलिए जा रहे हो सोचते, अभी तक जो पढ़ा वो समझ में आया। अच्छा, अब आपने जोश जोश में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे 2-2, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे 2-2, ऑक्टेट पूरा था, 2 बॉन्ड पे 2 लोन पेयर। आपने आसपास H+ घूम रहा है, उसमें से एक को पकड़ लिया, अरे कहा जा रहा है, इधर पकड़ लिया, ऐसा कर लिया, अभी भी ऑक्टेट तो पूरा है। अब 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर अभी भी, जिसको मैं दिखा दे रहा हूँ, बट फिर भी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा तो नहीं लग रहा। हाँ, ये कोई ऐसा तड़प भी नहीं रहा कि अरे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, फिर नाटक मत करो, ऑक्टेट पूरा है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, वास्तविक कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको, ये सुन। लेकिन फिर भी हाँ, न्यूट्रल होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा सुहावना लगता। ऑक्सीजन में प्लस बहुत शोभा नहीं देता, ये सुन। लेकिन हाँ, इतना अच्छा, इतना बुरा भी नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं। तो ऑक्सीजन में आप क्या करते हैं, सुनो, विजुअलाइज करो, मैं ऑक्सीजन हूं, मेरे 2 बॉन्ड बने हुए, एक कार्बन से और एक H से, 2 लोन पेयर मेरे पास। आसपास H+ घूम रहा है, उनमें से एक H+ मेरे से आके जुड़ गया है, मैंने अपने लोन पेयर उसको दे दिए, कुल मिला के हम जुड़ चुके और उसका प्लस मेरे पे आ चुका। तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, जोश जोश में इलेक्ट्रॉन दे तो दिया, चला तो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ ताकि मेरे को अच्छा लगे। एक तो इसी H+ को वापस निकाल लेंगे, निकल यहाँ से, तू नहीं था तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज नहीं था, तू आया है मनुष्य, निकल यहाँ से, ऐसा कर सकता है। वो H+ को वापस निकाल देंगे, निकल यहाँ से, मेरे इलेक्ट्रॉन छोड़ और निकल यहाँ से। और ऐसा हो भी रहा होगा, ऐसा हो भी रहा होगा, वापस पीछे आ जाएगा। वो मामला नॉन प्रोडक्टिव है, इसलिए हम उसकी बात ही कर रहे, लिख नहीं रहे, जबकि वो चल तो रहा है कि H+ आया वापस चला गया। यस और नो? यस, कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको जिससे कारण ये सब हुआ उसी को निकालो वापस, निकाल दो, क्या फर्क पड़ता है। और कोई रास्ता क्या है और रास्ता। अब ये या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले, इससे एक ही बात, या तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले या फिर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले ले। लेकिन अगर हाइड्रोजन को दिया और इसी से वापस लिया, हाइड्रोजन को दिया और उसी से वापस लिया, तो नॉन प्रोडक्टिव है मामला। ये क्या टाइम पास हो रहा है, कुछ होता रहा नहीं इससे। हाँ, अगर मैं दे तो दूं हाइड्रोजन को, और जब लेने की बारी आई तो ऑक्सीजन से ले लूं, ये कार्यक्रम कुछ नया है, ये दिशा कुछ नहीं है, हाँ या ना? तो वही बात करते हैं, जो नॉन प्रोडक्टिव उसकी बात क्यों करें, उसको क्यों लिखे। तो अब अगर ऐसा हो जाए सुनिए, अब अगर ये भाग जाए, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स की इतनी भूख थी कि कार्बन को लूट लिया, और अगर ऐसा कर दे तो ये बन जाएगा, और पानी भाग गया, ये यहाँ में बैठा है, पानी तो भाग गया, राइट, समझ में आ रहा है, पानी तो भाग गया। अब क्या हो, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये तो प्रॉपर पॉजिटिव है और ये स्लो स्टेप है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस तरह रिएक्टिव कार्बन बनता है वो स्टेप स्लो स्टेप होता है। ये वाकई गलत कर रहे हो, ये इतना गलत नहीं था, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा था, लेकिन अब जो तुमने किया है वो बहुत गलत काम है, कार्बन का ऑक्टेट अधूरा हो गया,
यस और नो? ये वास्तविक पॉजिटिव चार्ज है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? और जैसे कार्बन में प्लस आएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिव चार्ज आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स की भूख बढ़ती है, तो वो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उससे ये इलेक्ट्रॉन्स भी खींचे चले आएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ या ना? मानते हो इस बात को? तो अब वहां पर अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल भी तो घूम रहे, कोई एक ही मॉलिक्यूल तो था, और हजारों लाखों मॉलिक्यूल्स और घूम रहे थे। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसी बात को हम लिख रहे हैं। अब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने, ROH लिख रहा हूँ मैं जनरल, इसके बजाय ऐसे ROH लिख रहा हूँ। ये इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा ROH2 प्लस, ये बन चुका है प्रोटोनेटेड अल्कोहल, रुक जाना, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये छोड़ दो। हाइड्रोजन में इतना पॉजिटिव चार्ज आया कि उसे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर दे तो हाइड्रोजन बोले वैसे ही इसने प्राण पी रखे, वैसे ही मेरे इलेक्ट्रॉन तो खींच के बैठा है, ले तू मर, मैं तो उसके साथ जा रहा हूं। तो वो आया दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, उसने एड्रेस से ले लिया, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, एल्कीन बन गया, और ये वापस सेम चीज होगी। फिर इसमें से पानी निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर इस कार्बोकेटाइन पे वापस को दूसरा अल्कोहल मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो जिसमें अटैक करेगा उसका एल्कीन बन जाएगा, और जो अटैक करेगा वो प्रोटोनेटेड अल्कोहल। तो गाड़ी आगे से आगे बढ़ती रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? वापस अल्कोहल्स पानी से होते हैं कम एसिडिक, मतलब एक्चुअली दे आर बेसिक। सामने H2SO4 है जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक है, वो अपने एसिड वाला काम कर रहा है, H+ दे रहा है, तुम तुम्हारे बेस वाला काम करो, H+ ले लो। अब आपके लोन पेयर है वो दे दिया, आपने बेस वाला काम कर लिया, ये बन गया। बोले क्या बोलेंगे इसको कि प्रोटोनेशन, जो प्रोडक्ट बना उसे बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये ठीक है, कोई बहुत बुरा काम नहीं है। बोले अगर ऑक्सीजन तो प्लस है, आप क्या बात करो, ठीक है कि ध्यान से जब ऑक्टेट पूरा है, यस और नो। अब जो काम हो रहा है, अब ऑक्सीजन ने अपनी जो थोड़ी सी जो डिस्कम्फर्ट उसको हो रहा था, उसके चक्कर में उसने कार्बन को मतलब काफी परेशान कर दिया। आपकी थोड़ी परेशानी के चक्कर में, आपके 1 रुपए के चक्कर में दूसरे का 100 रुपए का नुकसान करवा दिया आपने। लेकिन ये काम धीरे धीरे होगा। अब जैसे ही काम होगा, जब पूरा फुल फ्लेजेड साक्षात भरपूर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, वो इसको लूटेगा, ये इसको लूटेगा, तो यह पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अब बेसिक मॉलिक्यूल तो बैठे ही है वहां पे, वो आके H+ को झपट लेंगे, कह रहे हमें ना बेसिक, तुम क्यों चिंता करते हो। वो जब इसमें झपट्टा मारेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और एल्कीन बन जाएगा। समझ में आया? और ये सेम चीज है, तो ये गाड़ी ऐसे चलती रहेगी। हाँ या ना? और देखो कुल मिलाकर डिहाइड्रेशन हो चुका है, OH पहले निकल गया, H बाद में निकल गया, कुल मिलाकर पानी निकला कि नहीं निकला? कुल मिलाकर पानी निकल गया तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छे से लिखो इसको, ताकि 12वीं में हमें टाइम ना लगाना पड़े।
नॉन प्रोडक्टिव वाला पीछे जाएगा, कह सकते हो रिवर्सिबल है और कोई काम का नहीं। ठीक है, लिख लिया, समझ में आया? तो मैं 12वीं की एनसीईआरटी में आपको दिखा रहा हूँ, तो 12वीं की एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे देख ही लेंगे वापस। सबसे पहला स्टेप इथेनॉल है, इस सेट में उसको अपने इलेक्ट्रॉन देती, क्या बना? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। देखो सेकंड स्टेप है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर अगला स्टेप, प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, क्या बना? कार्बोकेटाइन या लिखा स्लो, ठीक है, कार्बोकेटाइन। फिर कार्बोकेटाइन में से H+ इन्होंने निकाल दिया और एल्कीन बना दिया, ठीक। यहाँ पे थोड़ा आपने अलग किया, इन्होंने अलग किया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रटने वाली बात, समझने वाली बात तो हो गई। एनसीईआरटी कह रहा है कि अगर आप कॉन्क H2SO4 के बजाय यदि कंसंट्रेटेड H3PO4 भी यूज कर ले तो भी ऐसे ही होता है, यही मिलता है। तो लिखो अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। यहाँ पर जो और एनसीईआरटी दिए हैं 12वीं की एनसीईआरटी, वो उन पर सवाल कम आता है, इसी पे सबसे ज्यादा आता है। एनसीईआरटी में दिया है तो पढ़ लेते हैं। अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पहला कंसंट्रेटेड H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इनफैक्ट एनसीईआरटी तो कह रहा है 85%। एनसीईआरटी तो कह रहा है कंसंट्रेटेड में 85% H3PO4, मतलब पानी बहुत कम है, H3PO4 ही H3PO4 है, 85%, ठीक। दूसरा एल्यूमिना 823, एल्यूमिना 823। और तीसरा ZnCl2। ZnCl2 के लिए याद रखिएगा ये एक लुईस एसिड होता है, एक लुईस एसिड है, आगे बार बार आएगा, रट्टा मारना। तो जो समझने वाला काम था वो समझ लिया, रटने वाली बात भी हम जोड़ दी, क्वेश्चन बैंक में आएगा, ध्यान रह जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बातें लिखी है 12वीं में 11th में नहीं, कि अगर आप अल्कोहल को चेंज करें तो उससे जो एल्कीन बनने की जो रेट है, रेट ऑफ डिहाइड्रेशन या एलिमिनेशन कहें, उसमें क्या असर पड़ता है? तो लिखो relative rate of dehydration, relative rate of dehydration। relative rate of dehydration, तो 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन फास्टर है, 2 डिग्री में स्लोअर है, 1 डिग्री में और भी स्लो है। ये एनसीईआरटी में दिया है, लिख लो। 3 डिग्री के बजाय वो क्या दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं? टर्शरी। 2 डिग्री के लिए सेकेंडरी और 1 डिग्री के लिए प्राइमरी। बोले मिथेनॉल कि नहीं, मिथेनॉल में एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता, एक कार्बन है, पाई बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? इससे मिथाइल अल्कोहल की चर्चा नहीं करते। अभी एनसीईआरटी ने लिख दिया है और एग्जाम वाले पूछ भी रहे,
काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो हम एक रट्टा मार लें, ये लिखा हुआ साफ साफ, the relative ease of dehydration is tertiary is more than secondary is more than primary। समझा है नहीं, लेकिन अगर हम समझ लें तो शायद याद रखने में आसानी रहेगी, तो समझा देता हूँ। देखो बेसिक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, सुनिएगा। मेरे पास ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है, देखिए तीनों की एसिडिटी कंपेयर करनी हो अगर, तो पहले तीनों को एसिड के जैसे काम करने का मौका देना चाहिए, और फिर जो एनायंस बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर कर लेना चाहिए। तो आप मुझे बताइए इन तीनों एल्कोक्साइड्स में से कौन सा है जो सबसे स्टेबल है? पहला, तीसरा यही होगा, बीच वाला तो बीच में ही रहेगा। हाँ भाई, कितने लोगों को लगता है ये ज्यादा स्टेबल है, कितने लोगों को लगता है ये ज्यादा स्टेबल है? कोई आवाज आई थी? इन एनायंस की बात कर रहा हूँ। हाँ, इन तीनों में ये मोस्ट स्टेबल है, जो आप सही बोल रहे हैं। ऐसे तो तीनों ही बर्बाद है, बट कंपेयर करें तो ये बेटर है। अगर ये बेटर है तो ये काम फिर भी ठीक होगा, ये वाला काम कम होगा और ये वाला सबसे कम होगा। ये वाला जो है ये लीस्ट स्टेबल है, इसलिए ये वाला काम ये सबसे कम बनेगा, तो H+ भी सबसे कम बनेगा। तो इन तीनों में अगर हम इनकी एसिडिटी की बात करें तो इन तीनों में ये वाला लीस्ट एसिडिटी की वजह उल्टा बेसिसिटी की बात करें, अच्छा चलो, इन तीनों में ये मोस्ट एसिडिक है। हाँ यार, ये H+ फिर भी सबसे आसानी से दे देगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है, देखो इस बात को मैं फिर दूसरी बात छोड़ दूंगा, बात है। देखो बात तो हमको ये समझनी है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स में डिहाइड्रेशन सबसे तेज होता है और डिग्री सबसे धीरे होता है। बात तो ये समझते हैं, बट हम कुछ और पहले बेस बना रहे जिससे समझ में आ गया। अब देखो समझ में आ गया, आप देखना अभी आ जाएगा। अभी आपने मैकेनिज्म लिखा, वहां पे अल्कोहल एसिड वाला काम कर रहा है, बेस वाला। बेस वाला, तो यदि इन तीनों में ये सबसे ज्यादा एसिडिक है तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है। बेस की तरह काम करने में ये सबसे आगे, कहा मैं लूंगा H+, ये प्रोटोनेट होने में H+ देने में सबसे आगे। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल प्रोटोनेट होगा सबसे पहले, तो आगे से आगे खटखट पहुंच जाएगा। ये तो H+ लेने में ही थोड़ा भाव खाएगा, ये H+ लेने में और भाव खाएगा कि नहीं मेरे को लेना ही नहीं H+। मैं तो खुद इतना वीक बेस नहीं हूँ, मैं तो खुद थोड़ा इतना वीक एसिड नहीं, मैं तो खुद थोड़ा एसिडिक हूँ। हाँ या ना? इन तीनों में अगर ये सबसे अच्छा एसिडिक है, सबसे ज्यादा अच्छा एसिड है,
तो ये तीनों सबसे ज्यादा बेसिक, और जो जितना ज्यादा बेसिक होगा वो एक्सप्रेस उतना जल्दी लेगा, उतना जल्दी प्रोटोनेट होगा, तो उसकी रिएक्शन उतनी आगे से आगे जल्दी बढ़ेगी। यस और नो? यस, ये प्रोटोनेट होगा सबसे जल्दी। फिर प्रोटोनेट होने के बाद जब ये भागेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी अच्छा। तो ये प्रोटोनेट भी जल्दी होता है, और फिर जब पानी भाग जाएगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, वो भी अच्छा। ये प्रोटोनेट भी मुश्किल से होता है, कार्बोकेटाइन भी इसका इतना अच्छा नहीं। ये प्रोटोनेट और मुश्किल से होता है, कार्बोकेटाइन भी उसका इतना अच्छा नहीं, तो वो काम धीरे ही होगा ना। ये सर दो समझ में आई बात कि अल्कोहल में कॉन्क्रीट से वो डालते हैं तो ऐसा वैसा होता है। मैकेनिज्म भी देख लिया, एनसीईआरटी वाली एक्स्ट्रा बातें भी देख ली, जो देखी है रटी है, समझी नहीं है, और लास्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये हमने समझ लिया, हाँ या ना, कि इसका प्रोटोनेशन सबसे तेज क्यों है, इसका कार्बोकेटाइन सबसे जल्दी क्यों बनता है, हाँ या ना, देख लो। तो एल्कीन्स के एनसीईआरटी वाले तरीके हमने पढ़ लिए। तरीके और भी हैं, सैकड़ों हैं तरीके, वैसे हजारों होंगे, जिसमें सैकड़ों हमने पढ़े। उनमें से कुछ 10, 15, 20 पढ़ा भी देते हैं, बट आपके 4 जो एनसीईआरटी में थी वो अच्छे से कर लिए, जरूरत पड़ेगी तो और बात कर लेंगे। लेकिन अभी पहले से अपन इतने एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़े, पहले जो कोर्स में है उनको निपटाए, बाद में कोई क्वेश्चन में दिखा करेंगे और है तो उसको तो खत्म छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चार तरीके देखे, लेकिन अच्छे से देख लिए, इनमें जो भी समझाना था वो समझा दिया। ओके, अब आता है एल्कीन्स की रिएक्शंस। अब सिस ट्रांस आइसोमरिज्म तो हम पहले ही देख चुके, पीजेड की बात हुई कि नहीं हुई? हुई ना, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, इससे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़े। एल्कीन्स एज अ क्लास resemble alkanes in physical properties except in types of isomerism. The first three are gases, ऐसा वैसा। Ethene is a colorless gas with faint sweet smell. अब ऐसे किसकी स्मेल कैसी है वो तो याद ही रखनी पड़ती है, और इस तरह से कम आते हैं, लेकिन आगे तो रट्टा मार के ही जाना पड़ेगा, नहीं बता पाएंगे। उसके बाद आते हैं like इसी पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन, like alkanes straight chain alkenes have higher boiling point। याद करो हमने ऐसी बातें एल्केन में करी थी कि एल्केन में जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते थे, हाँ या ना? यहाँ पे भी कह रहे कि like alkanes as branching increases boiling point decreases, straight chain का boiling point ज्यादा होता है। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी में पहली है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ये तो हमने पढ़ रखा है H2PD। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन क्या H2PD, H2PT, हाँ या ना? ये भी कह रहे हैं कि हमने इसी चैप्टर में पहले पढ़ लिया है इसको, ये 13 चैप्टर ही चल रहा है। फिर एडिशन ऑफ हैलोजन्स, हाँ ये नई रिएक्शन है, ये भी पढ़ लेंगे। फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, ये भी पढ़ना है। फिर इसमें सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की बातें हो रही है, मार्कोनिकॉव्स रूल की बातें हो रही है, एडिशन ऑफ डायल्यूट H2SO4, एडिशन ऑफ वाटर, बहुत सारी रिएक्शंस इन्होंने दी है। ऐसा करते हैं पहले अपन रिएक्शन 3 से शुरुआत करें, 2 को हम एक बार के लिए छोड़ रहे हैं, पहले 3, 4, 5, 6 पढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे 2, बोलेंगे नहीं, चिंता मत करो। रिएक्शन 3, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, इसमें मार्कोनिकॉव, एंटी मार्कोनिकॉव, खूब सारी बातें, और एनसीईआरटी ने इतनी बातें करी है तो समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट, मैकेनिज्म तक दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आइए बात करें। देखिए आपके पास कोई एल्कीन है, बहुत आराम से फटाफट हो जाएगा। भले इन्होंने बहुत समझाया बट हमने कुछ फंडे डेवलप कर लिए तो हमें टाइम नहीं लगेगा। वो जो मार्कोनी का और बातें करें वो भी हम खट से निपटा देंगे। कोई एल्कीन है, मैं नहीं मालूम इधर कौन इधर कौन, आपने इसकी रिएक्शन कराई HBr से। एक तरह से मैं H प्लस और Br माइनस लिख सकता हूँ उसको। अब यदि यहाँ पे एल्कीन है, यदि यहाँ पे पाई बॉन्ड है या ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे माइनस तो नहीं जाएगा ना, वो ऑलरेडी 2 बॉन्ड है, वो ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस चीज तो इलेक्ट्रॉन से दूर रहेगी। हाँ या ना, तो माइनस का अटैक तो नहीं कराना। हाँ H प्लस का अटैक तो करवाना ही कि भाई तुम प्लस हो और वहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे तो जाओ ना, क्या क्या कर रहे हो? यस, तो अटैक किसका कर रहे हो? H प्लस ऑब्वियसली। अच्छा अब H प्लस दे दो किसी को कि HBr से क्या आया H प्लस, वो यहाँ के भिड़ गया। अगर वो यहाँ के भिड़ गया तो उसने अपने बॉन्ड बनाने के चक्कर में बाजू वाले कार्बन को बर्बाद कर दिया। हाँ यार, खुद के चक्कर में, खुद का बॉन्ड बनाने के चक्कर में, खुद के 2 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में अगले का नुकसान करा, ऐसा होता है राइट। अच्छा अब क्या करें? अब Br माइनस का अटैक करवा दो, ये Br, ये H, इससे क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ HBr। कुल मिलाकर HBr आया कि नहीं आया? एडिशन बोलेंगे, एडिशन हो रहा है। H और Br जाता तो एलिमिनेशन बोल देते, H और Br आया तो एडिशन बोल देते, सिंपल है। बोले HCl, तो HCl में H प्लस और Cl माइनस होगा, बोले HI तो उसमें H प्लस और I माइनस होगा। ये सोच दो, रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल ये लो, सबसे छोटा एल्कीन ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराई HBr से, तो क्या बन जाएगा? पहले तो बन जाएगा ये कार्बोकेटायन, फिर इसमें आक्रमण कौन कर देगा? Br माइनस। पहले कौन आया? H प्लस, क्या बन गया? CH2Br एंड CH2H। एक कार्बन को H मिला, दूसरे कार्बन को ब्रोमीन मिला, सिंपल। अगर मान लीजिए ये वाला लिखिए 2 ब्यूटी और इसकी रिएक्शन आपने करा HBr से, तो HBr से क्या मिलेगा? H प्लस। किसी भी कार्बन को दे दो, लेफ्ट या राइट सब एक जैसा है, ऐसा करो तो CH2 और CH3 बन जाएगा। फिर इसमें Br माइनस का अटैक करवा दीजिए तो ये बन जाएगा CHBr और ये CH2 CH3। बहुत सिंपल। अब रुक जाओ, इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक ऐसा एल्कीन लेते हैं जो अनसिमेट्रिकल है। मतलब अनसिमेट्रिकल से क्या मतलब? कि ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल मतलब कि देखो ना, इस कार्बन का एक H है तो इसके पास भी एक H है, इसके पास CH3 तो इसके पास भी CH3, तो दो एल्कीन वाले दोनों कार्बन बिल्कुल एक जैसे, सिमेट्रिकल है, एक जैसे। आ गया ना? ये वाला भी सिमेट्रिकल है, इस कार्बन का 2 H है, इसके पास भी 2 H है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। इस कार्बन का 2 H है, इसके पास एक H और एक CH3, तो सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे देखो सोचने की आवश्यकता नहीं थी H किसको दे और Br किसको दे। जब दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो जिसको मर्जी पड़े H दे दो, जिसको मर्जी पड़े Br दे दो। बट यहाँ पे तो दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है, तो यहाँ पे 2 चॉइसेस है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि H दे दिया आपने बाहर की तरफ, HBr से रिएक्शन कराई और यहाँ से H प्लस आया तो यहाँ बढ़ गया, तो ये बन गया, ये बन जाए और फिर इसे Br माइनस मिल जाए, जो मिल ही जाएगा, तो एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। और ये स्लो स्टेप कौन सा है? ये स्लो स्टेप है, कार्बोकेटायन का बनना ही स्लो स्टेप होता है। या फिर आपके पास एक और चॉइस है, या जो H प्लस आया उससे यहाँ नहीं, ये अंदर अटैक कर दिया। अगर अंदर अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा, इस पे भी Br माइनस का अटैक हो जाएगा तुरंत फटाक से और बन जाएगा CH2 Br। तो ये 2 प्रोडक्ट्स, दोनों में एडिशन में HBr हुआ, बट दोनों में पोजीशन डिफरेंट है। एक को लोग बोलते थे मार्कोनी का, एक को एंटी, वो नाम देख लेंगे आप। बट सवाल सबसे पहले ये उठता है कि हम इन दोनों में से कौन सा बना है। ये 2 बन सकते हैं, इनके पॉसिबल रास्ते में हमने देख लिया कि अगर इसमें यहाँ बढ़ेगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, इस कार्बोकेटायन से ये ब्रोमाइड बनेगा, अगर वही इसमें यहाँ जाके बढ़ जाए तो ये कार्बोकेटायन बनेगा और उससे प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या क्या बन सकता है, क्या क्या रास्ते हैं वो तो देख लिए, बट हमको ये कहानी वानी सुनानी है, वहाँ तो हमसे आंसर मांगेंगे, क्या बताओ बन क्या रहा है, क्या बन सकता है और क्या रास्ता है, हमें कोई रुचि नहीं, आंसर पे। तो ऐसा देखा गया
ये मेजर प्रोडक्ट, ये भी बनता है, कम बनता है, याद कर लेंगे, बट समझ में आ जाए तो अच्छा रहेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, इसे अलग अलग दो तरह समझाऊंगा। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाया, कल ही पढ़ाया, देखो तो प्रोटीन का एग्जाम्पल लिया था। हाइपर कॉन्जुगेशन की शुरुआत ही प्रोटीन से हुई थी। और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ चल रहा है, इधर देखो, इधर देखो, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको भेज रहे हैं, आया ना, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव है, आया ना, इस वाले पे नेगेटिव था तो H+ वही जाएगा। इन दोनों कार्बन में से ज्यादा नेगेटिव किसके पास है? इस वाले के पास है, तो H+ कहाँ जाएगा? जहाँ ज्यादा नेगेटिव है। यस और नो? तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव ज्यादा है, बोले कैसे? सिंस ये ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, आया ना, तो H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वहां जाएगा ना जहाँ ज्यादा है, तो इसलिए ये वाली चीज होनी चाहिए। दूसरा कारण, ये दोनों कार्बोकेटाइन में से ये भला है, इसके ये एल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे, इसको इतने लोग, ये एल्काइल ग्रुप एक है, यहाँ 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे, ये दूर है, ये इसको फायदा नहीं पहुंचा पाएगा, वरना ये बीच में आ गया तो दोनों ने राहत पहुंचा दिया, आया ना। तो ये ज्यादा अच्छा भी है, ये ज्यादा अच्छा भी है और इसका बनना आसान भी है। कह रहे वहां पे तो कोई नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो H+ वही जाना चाहिए, और जाने के बाद जो बन रहा है वो अच्छा भी है, तो फिर ये क्यों ना बने? ये समझो, तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, समझ में आया? अब किसी ने नाम दे दिया, मार्कर दे देंगे हम भी, काम समझ में आया? कि अगर अनसिमेट्रिकल हो तो क्या करें? सोचो, जवाब मिल जाएगा आपको, रुक जाओ और देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये 1 ब्यूटीन है, ये तो 2 ब्यूटीन था, ये वाला, बोले अब क्या करें? इसकी रिएक्शन अगर HBr से करा है और H+ का अटैक करा है, तो देखो ये 3 हाइड्रोजन तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भाग नहीं देने वाले, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर भेजेंगे, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव ज्यादा है कि नहीं? यहाँ बैठाओ, और उससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इससे जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये भी 2 डिग्री बनेगा, ठीक है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। इसके बजाय अगर तुमने ये वाला आक्रमण करा दिया तो पहली बात तो वो होना मुश्किल है, और उस रास्ते पर चले भी गए तो जो बनेगा वो भी 1 डिग्री, वो भी अच्छा नहीं है, तो वो अटैक होना भी मुश्किल है, होने के बाद काम और गलत हो रहा है, तो बहुत कम लोग ही उस रास्ते जाएंगे, तो इसलिए ज्यादातर लोग इस रास्ते जाएंगे, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 1 ब्रोमोब्यूटेन होगा, ना कि 2 ब्रोमोब्यूटेन, सॉरी 2 होगा, ना कि 1 ब्रोमो। समझ में आ भी रहा है कि ज्यादा नहीं आ रहा है? आ रही बात? ठीक है, लिख लीजिए।
चलो कल बाकी कल पढ़ेंगे, लिख लूँगे फटाफट तो शायद काफ़ी होगी। अगर HBR के बजाय HI यूज़ कर लूँ तो, फिर HCl यूज़ कर लूँ तो सेम होगा, राइट। अभी मैं मीनवाइल नीट के पेपर देख रहा था, एम्स के नहीं देखे मैंने। एक्चुअली कार्बोकेटाइन्स में कंसेप्ट होता है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, बट वो कहीं पे भी NCERT ने नहीं दे रखा है। मैं नीट के पेपर देख रहा था तो नीट में भी रीअरेंजमेंट कहीं पे भी नहीं आया है, एम्स हो सकता है आया। तो कंसेप्ट तो हर किसी भी को हम और बहुत सारे जोड़ सकते हैं, बट पहले हम हमारा बेसिक ढांचा खड़ा कर दे। जरूरत होगी कि नहीं ये कुछ पूछा जा रहा है तो वहाँ पे नई खिड़की तब बना देंगे, पहले स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दे, समझ में आ भी रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या हो रही है, ऐसे होता है। ओके, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, बट वी आर लीविंग इट। नीट में एक भी सवाल नहीं आया, देख लीजिए। अगर एम्स में आया होगा तो देखिए किस लेवल तक का आया है, उससे एक लेवल आगे तक का हम पढ़ लेंगे। सिंपल चीज़ है, बट उसमें बहुत पढ़ाना पड़ता है, तो अपन उतना पढ़े जो हमारे काम है। हमें नंबर चाहिए ना कि नॉलेज, तो वही नॉलेज है जिससे नंबर आए, ठीक है। इसलिए कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर आपने पढ़ रखा है, मैं पढ़ाता हूँ IT वालों को, तो आपको जानबूझ के नहीं पढ़ा रही, क्योंकि NCERT में दिया नहीं है, नीट में आज तक आया है। इससे ये जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। सो लेट्स स्टिक टू दिस। तो बजाय एक्स्ट्रा पढ़ने के इसको 2 बार पढ़ो, ज़्यादा नंबर आएंगे, वही कराएंगे आपको फटाफट। चलिए 1-2 दिन में एल्कीन खत्म हो जाएगा, चलिए बहुत टाइम देते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ जी, नहीं, वैसे तो आपके काम का नहीं है, बट यहाँ वैसे भी सिंगल बॉन्ड है, सिस ट्रांस का मतलब रह नहीं गया, और यहाँ पे सिस ट्रांस होता भी नहीं। अब मैं कहीं ना कहीं तो बनाऊंगा ही, इधर बना दूंगा तो ट्रांस वाला हो सकता है, हर जगह सिस ट्रांस नहीं होता, और सिंगल बॉन्ड है तो वैसे भी रोटेशन हो रहा है, क्या सिस क्या ट्रांस। चलिए नहीं, स्लो स्टेप थोड़े बहुत रिवर्सिबल होते हैं। स्लो स्टेप में क्या है कि आप ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आपकी एनर्जी ज़्यादा है, तो वहाँ से आप आगे भी जा सकते हो और वहाँ से आप पीछे भी जा सकते हो। स्लो स्टेप मतलब मुश्किल मतलब एनर्जी ज़्यादा है, तो जब एनर्जी ज़्यादा है तो आप कूद के पीछे भी तो आ सकते हो। इसलिए स्लो स्टेप को लोग हमेशा रिवर्सिबल एरो से दिखाते हैं, ठीक है।